हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2017 की शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है? पूछा गया आपसे, किस राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असम राज्य में। असम राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी स्थित है। डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है और असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? पहला प्रश्न है सुमित्रा महाजन, दूसरा प्रश्न है थम्बी दुरई, तीसरा है मुख्तार अब्बास नकवी और चौथा ऑप्शन है पीजे कुरियन। तो यह क्वेश्चन वर्ष 2017 में पूछा गया था। तब के अनुसार इसका आंसर थम्बी दुरई था, परंतु अभी वर्तमान 2020 में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, क्योंकि एम थम्बी दुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने के समय पूर्ण हो गया था और वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, कृषि और कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान 2020 में कृषि और किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पूछा गया आपसे, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है जमनालाल बजाज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा गया है, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर अश्विन ने। आर अश्विन ने सीएट क्रिकेटर रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। सीएट प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को रेटिंग देता है, जिसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता है। तो वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का अवार्ड विराट कोहली को तथा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। तो सीएट के तीनों अवार्ड भारतीय खिलाड़ियों को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? पहला है अपनी जमीन अपनी छत, दूसरा है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, तीसरा है एमपी हाउसिंग गारंटी योजना और चौथा है अटल आश्रय योजना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने। अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता था। तो यह 2017 में पूछा गया था। तो आपको ये जो पुरस्कार मिलते हैं दोस्तों, इन्हें भी अच्छे से याद करना है। और यदि आप लोगों को 2020 में मिले सभी पुरस्कार का वीडियो देखना है तो आप उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? पूछा गया आपसे, किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य को। केरल राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और सीएम है पिनाराई विजयन। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, बंजार नदी परियोजना किस नदी घाटी में है? पूछा गया आपसे बंजार नदी परियोजना किस नदी घाटी में है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो प्रश्न है बंजार नदी घाटी परियोजना किस नदी घाटी में है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी घाटी में। बंजार नदी परियोजना नर्मदा नदी घाटी में है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से हुआ है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़ में। नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण नेकचंद सैनी के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2010 में। मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग 2010 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? पूछा गया आपसे विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक प्रशिक्षक, दूसरा ऑप्शन है खिलाड़ी को, तीसरा ऑप्शन है क्रीड़ा प्रशासक को और चौथा ऑप्शन है कोच को। तो प्रश्न है विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोच को। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेलों के अच्छे प्रशिक्षण के लिए कोच को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शब्द एसेज किससे संबंधित है? पूछा गया आपसे शब्द एसेज किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है तैराकी। तो पूछा गया है शब्द एसेज किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट से। एसेज ट्रॉफी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग किन शहरों को जोड़ती है? पूछा गया आपसे भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग किन शहरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हावड़ा तथा कोलकाता को। भारत की पहली पानी के नीचे से रेल सुरंग कोलकाता में बनाई गई है और यह कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ती है और यह नदी हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यह सुरंग हुगली नदी के नीचे बनाई गई है और पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पूछा गया आपसे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? पूछा गया आपसे भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रामनाथ कोविंद को। वर्तमान 2020 में भी रामनाथ कोविंद ही भारत के राष्ट्रपति हैं और यह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, 2017 में भारत के 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? पूछा गया आपसे 2017 में भारत के 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2017 में भारत के 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के युवराज हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यदि आपसे पूछा जाता है वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। आपको याद कर लेना है वर्ष 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? पूछा गया आपसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। वह एक शहनाई वादक थे। यह क्वेश्चन कई बार
कई शिफ्टों में और कई परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। इनमें से कौन सा भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 INS चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में इनमें से एक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की विरासत स्थलों की सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो के स्मारक। यूनेस्को ने अपनी विरासत स्थलों की सूची में खजुराहो के स्मारकों को शामिल किया है और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था और यहाँ के मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे ऐसा भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, दूसरा ऑप्शन है लवणन, तीसरा ऑप्शन है कार्बनीकरण और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लवणन। भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह लवणन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। सदिश है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि इनमें से क्या सदिश है। पहला ऑप्शन है पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव जिनके कारण रोग होते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोग से पीड़ित लोग और चौथा ऑप्शन है रोग से पीड़ित पौधे। तो आपसे पूछा गया है सदिश हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। हमारे घर में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? पूछा गया आपसे कि हमारे घर में जो बिजली के उपकरण होते हैं वह किस क्रम में जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है यदि उच्च शक्ति वाला उपकरण है तो केवल स्रोत के समांतर क्रम में। दूसरा ऑप्शन है स्रोत से श्रेणी क्रम में। तीसरा ऑप्शन है स्रोत से कुछ श्रेणी क्रम में तथा कुछ समांतर क्रम में और चौथा ऑप्शन है स्रोत से समांतर क्रम में। तो प्रश्न है आपसे पूछा गया है हमारे घर में जो विद्युत उपकरण होते हैं वह किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्रोत से समांतर क्रम में। हमारे घर के जो भी बिजली के उपकरण होते हैं वह स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे कि ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वतः दहन, दूसरा ऑप्शन है विस्फोट, तीसरा ऑप्शन है अपूर्ण दहन और चौथा ऑप्शन है द्रुत दहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 द्रुत दहन। ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है उसे द्रुत दहन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? पूछा गया आपसे कि जो आकाश नीला दिखाई देता है वह किस कारण से दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है विकिरणन, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है परावर्तन। तो प्रश्न है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें किन का रिकॉर्ड रखा जाता है? पूछा गया आपसे कि लाल डाटा बुक, आपने नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक बोलते हैं इसे, तो यह किसका स्रोत है और इनमें किसका रिकॉर्ड रखा जाता है आपसे यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सभी प्रवासी पक्षियों का, दूसरा ऑप्शन है सभी वन्यजीव अभ्यारण्यों का, तीसरा ऑप्शन है सभी स्थानिक जातियों का और चौथा ऑप्शन है सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का। तो आपको पता होगा दोस्तों कि लाल डाटा बुक या रेड डाटा बुक में सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि इस पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनोल्फ्थालीन का रंग क्रमशः कैसा होता है? पूछा गया आपसे अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनोल्फ्थालीन का रंग क्रमशः कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रंगहीन तथा गुलाबहीन। यदि अम्लीय होता है तो उसमें फिनोल्फ्थालीन का रंग रंगहीन होता है तथा क्षारीय विलयनों में फिनोल्फ्थालीन का रंग गुलाबी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? पूछा गया आपसे कि शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि भुजाओं तथा पैरों में पाए जाने वाली मांसपेशियां कैसी होती हैं? पहला ऑप्शन है धारी रहित पेशी, दूसरा ऑप्शन है चिकनी पेशी, तीसरा ऑप्शन है ऐच्छिक पेशी और चौथा ऑप्शन है अनैच्छिक पेशी। तो प्रश्न है भुजाओं तथा पैरों में पाए जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऐच्छिक पेशी। भुजाओं तथा पैरों में पाए जाने वाली मांसपेशियां हमारे मस्तिष्क के अनुसार कार्य करती हैं, अर्थात यह ऐच्छिक पेशियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। बलकुट एक प्रकार का, 4 ऑप्शन दिए गए आपसे और पूछा गया है कि क्या है? पहला है विभोज्योतक उत्तक है, दूसरा ऑप्शन है भरण उत्तक है, तीसरा ऑप्शन है अधिचर्मी उत्तक है और चौथा ऑप्शन है वाहिका उत्तक है। तो प्रश्न है बलकुट किस प्रकार का एक उत्तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भरण उत्तक है। बलकुट एक प्रकार का भरण उत्तक है और बलकुट उत्तक पौधों की जड़ों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी राजनीतिक पार्टियों वाला वीडियो देखना है तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। वहां पर मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी है। और यदि आप लोगों को वर्ष 2020 के सभी अवार्ड्स और वर्ष 2020 में आए हुए सभी चक्रवातों का वीडियो भी देखना है तो उसे भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु कौन सी है? पूछा गया आपसे उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें उच्च गलनांक और क्वथनांक पाया जाता है और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और इसका उपयोग पेंसिलों की लीड बनाने में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 31। निम्न में से कौन सा एकल बीज पत्री पौधा है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा एकल बीज पत्री पौधा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बीज पत्री पौधा है। पहला ऑप्शन है मूंगफली, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है चना और चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सा एकल बीज पत्री पौधा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 32। कोशिका के भीतर की संरचनाएं किसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? पूछा गया आपसे कोशिका के भीतर की संरचनाएं किसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं? पहला ऑप्शन है प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीसरा ऑप्शन है हैंड लेंस और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो प्रश्न है कोशिका के भीतर की संरचनाएं किसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिका के भीतर की संरचनाएं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 33। नीचे दिए गए पदार्थों के समूह से 2 पदार्थों की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है जल, चौथा है रासायनिक ऊर्जा, पांचवा है CO2 और छठवां है क्लोरोफिल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, यह तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है।
दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के बाद होता है। दूसरा ऑप्शन है जल। तीसरा ऑप्शन है रासायनिक। चलिए यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से दो ऑप्शन हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। और चौथा है जल और रासायनिक ऊर्जा। तो पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन तथा रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक की जरूरत होती है। ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं होती है। पूछा गया आपसे अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं होती है। पहला है वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपघटक अपमार्जक भी होते हैं और पृथ्वी को साफ करते हैं। यह तो सही है क्योंकि यह अपघटकों की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन है उसके बाद वे पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन है उन्हें मृतजीवी ऐसे या लघु कारक भी कहा जाता है। यह भी सही है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, तो यह अपघटकों की विशेषता नहीं होती है क्योंकि अपघटक खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जीके और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।